नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। योगी सरकार नौकरियां बेशुमार, इसी पर आज हमारी खास चर्चा होने वाली है। और योगी ने यूपी में रोजगार देने में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बीते 4 सालों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इन 4 सालों में यूपी सरकार ने 4 साल में तकरीबन 4 लाख से नौकरियां देकर यूपी सबसे आगे निकल चुका है। इसी के साथ यूपी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला, रोजगार देने वाला राज्य भी बन चुका है और सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने तक 50 लाख युवाओं को रोजगार के देने का है। और इसी कड़ी में आज भी यूपी सरकार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में चुने गए 3000 से ज्यादा नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। इससे पहले भी 16 अक्टूबर को 31,227 और 5 दिसंबर को 36,000 से ज्यादा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसके अलावा 23 अक्टूबर को भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 3,317 नव चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस बीच कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की है। अदालत ने 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया हुआ था। इसके बाद हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार की भर्ती प्रक्रिया रुकी नहीं, थमी नहीं और इसी का नतीजा निकला कि अब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला राज्य बन चुका है। जाहिर है यूपी को संभावनाओं का प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा था वो साकार होने के रास्ते पर तेजी से चल रहा है। इसी के साथ यूपी में चल रहे मिशन रोजगार का असर भी नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी में योगी सरकार आने से पहले क्या नौकरियों की जगह नहीं थी, और अगर थी तो इतने बड़े पैमाने पर पहले भर्ती क्यों नहीं की गई। इस बीच विपक्ष का तर्क ये है कि नौकरियां सिर्फ कागजों पर दी गई है, असल में नहीं। आरोप गंभीर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों के इर्द गिर्द हमारी आज की ये बहस रहेगी। बिल्कुल काजल, ये इसमें जिस तरह से ये पूरी की पूरी बहस आज होने वाली है, इसमें सत्ता पक्ष का लगातार ये आंकड़ों के जरिए दावा है कि इसमें हमने बहुत ज्यादा नौकरियां दी हैं। अगर 3 साल का अगर हम औसत निकालते हैं तो 1 साल में काजोल 1 लाख नौकरियां दी गई हैं। 3 लाख नौकरियां ज्यादा, कि लगभग 3 लाख से ज्यादा का ही आंकड़ा निकलकर सामने आया है। जब हम कार्मिक विभाग के आंकड़ों को देखते हैं तो काजोल ये संकेत तो बिल्कुल साफ है कि योगी सरकार ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ काम किया है। और अब जहां पहले आयोग की, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसकी एक तरह से छवि बहुत ही धूमिल हो चुकी थी। जो वहां के अध्यक्ष थे उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। 2012 से 17 के बीच में जो भर्तियां हुई थी उनकी सीबीआई जांच चल रही है, तो बड़ा आरोप था। और लेकिन उसके बाद से उनको बर्खास्त किया गया, नए अध्यक्ष की वहां पर नियुक्ति होती है और अब लोक सेवा आयोग ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही तेजी के साथ काम किया है। काजोल बिल्कुल, लेकिन आलोक जी सवाल ये है कि जब इतनी सारी नौकरियां दी गई हैं सत्ता की तरफ से, तो विपक्ष को आखिर इसमें परेशानी क्या है। विपक्ष ये कहता है, कई सपा के ऐसे प्रवक्ता हैं जो कह चुके हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तहत भरे गए जो 90% पद थे वो संविदा या फिर अल्ट्रासाउंड के तहत थे। लेकिन ये चीजें निकलकर जब सामने आई तो कहा गया कि ये हमारे, जब हम सत्ता में थे तब ये भर्तियां थी। इसका रिजल्ट जो है वो 2017 के बाद में आया, जब प्रदेश में सरकार योगी सरकार की चल रही थी। उसे भी सरकार जो है अपनी उपलब्धि मानती है। आखिर ये उपलब्धि कैसे हो सकती है? ये बात बिल्कुल सही है। जो पद खाली हैं उन पर तो बहस होनी ही चाहिए। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें काजोल, तो इसमें देखिए योगी सरकार में 3 लाख से ज्यादा पद हैं जो कि भरे गए हैं। अगर हम बात करें बसपा के 5 सालों के पिछले कार्यकाल की, तो 91,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी, जो कि योगी सरकार के आंकड़े का लगभग 1/3 कहा जा सकता है। अगर हम सपा सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करेंगे तो महज 2,05,000 ही नौकरियां यहां पर सृजित की गई थी और उनमें भर्ती की गई थी। और उनमें से जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है काजोल, वो ये है कि इन जितनी भी भर्तियां हुई हैं 2012 से 17 के बीच में, उनमें लगातार जांच चल रही है। लगातार अभ्यर्थियों ने यहां पर शिकायतें की, कोर्ट गए, यहां तक कि कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और उनकी लगातार सीबीआई जांच हो रही है, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर जांच हो रही है। तो वो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया एक तरह से सवालों के घेरे में है। लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में जो 3 सालों के अंदर भर्तियां हुई हैं, उनमें से कुछ मामले कोर्ट में जरूर गए, लेकिन अगर हाईकोर्ट खुद तारीफ कर रहा हो राज्य सरकार की, तो ये वास्तव में, अगर विपक्ष चाहे तो इसमें सरकार की तारीफ कर सकता है, लेकिन अगर इसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो हाँ, राजनीति तो इसमें कहीं ना कहीं फिर देखी जा सकती है। और बिल्कुल ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कोर्ट अगर तारीफ कर रहा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए कि हर तरफ से जो है सरकार की तारीफ हो रही है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि
4 लाख नौकरी तो सरकार ने दी ही है इन 4 सालों में। 4 साल पूरे होने वाले हैं जल्द ही, और 2022 में फिर विधानसभा चुनाव होंगे और तब देखना होगा कि सत्ता में आखिर कौन काबिज होता है। लेकिन सवाल यह है कि 4 लाख नौकरी दी है और अब आगे क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि 50 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 37 विभागों में भी इतने पद खाली हैं कि उनकी भर्ती के लिए अब कवायदें तेज होती हुई नजर आ रही है। सरकार अब चाह रही है कि जल्द से जल्द वो पद भी भरे जाए, ताकि जितनी शिकायतें आम जनता को रहती है, युवाओं को रहती है, वो शिकायतें ना रहे। क्योंकि कई हमने देखा था आलोक जी की एग्जाम्स हुए हैं 2017 में, 2018 में, 2019 में, रिजल्ट नहीं आया है, कोई प्रक्रिया ही नहीं हो रही है क्योंकि सब ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन 1.5 से 2 सालों में तेजी बहुत ज्यादा आई है। अभी हम देखें 2 महीनों में तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जिसमें लगातार ये मामला जो है सड़कों तक रहा, हाईकोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद क्या हुआ? अब नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। आज खुद योगी आदित्यनाथ ने 3,209 नलकूप ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सरकार की कह सकते हैं। जी, ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि देखिए, अगर हम 2017 के साल को याद करेंगे काजोल, तो उसमें जब योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे थे तो लगातार विपक्ष ने और लगभग राजनीति की समझ जितने भी रखते थे पूरे के पूरे सूबे में, देश में, उन लोगों ने एक जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ये थी कि एक संत कुर्सी पर बैठ रहा है। क्या ये संत सत्ता को ठीक से चला पाएगा? उत्तर प्रदेश अपराधों के मामले में सबसे ज्यादा था उस समय आगे, तो उत्तर प्रदेश की क्या सियासत को एक योगी, एक संत उसमें संभाल पाएंगे? लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सत्ता पर बैठे, उसके बाद से जो आंकड़ा है अपराध का वो भी धीरे धीरे कम हुआ, और रोजगार को जिस तरह से इन्होंने गंभीरता से लिया है, उसके बाद विपक्ष को लगातार इस बात की चिंता है कि 2022 में हमारे पास क्या मुद्दे बचेंगे। रोजगार पर लगातार सरकार काम कर रही है। अगर हम पेयजल की बात करेंगे तो जो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का है, उसमें भी बहुत ही तेजी के साथ पूर्वांचल में इस समय प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और लगभग 3 से 4 लाख करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में इसमें शामिल है। तो अगर हम यहाँ पर जल की बात करें, हम यहाँ पर भूमि की बात करें, हम यहाँ पर सड़क की बात करें, हम यहाँ पर शिक्षा की बात करें, तो हर तरफ सरकार लगातार काम कर रही है। और ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शिक्षा देने के बाद रोजगार की तस्वीर जो है, जो बेरोजगार है, अगर कोरोना काल में इस तरह से भर्ती करने में यूपी सरकार कामयाब हो रही है, तो निश्चित रूप से ये एक प्रबल संकेत है कि 2022 में चुनाव बहुत ही कांटे का होने वाला है। अखिलेश तैयारियां कर रहे हैं, बसपा से तमाम नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में लाए हैं, कांग्रेस से तमाम नेताओं को अपने पक्ष में लाए हैं, लेकिन क्या सिर्फ नेताओं के शामिल हो जाने से वो जनता को ये बता पाएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया है? काजोल, बिल्कुल सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि सिर्फ नेताओं को तोड़ने से या दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लोगों को लाने से चुनाव नहीं जीता जाता। इसका उदाहरण ये है आलोक जी कि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें सपा की क्या हालत रही है किसी से छिपी नहीं है। एक सीट जो ऑलरेडी सपा के पास थी वही उसके खाते में रही, दूसरी कोई सीट नहीं आ पाई है। यानी कि जनता समझ चुकी है कि विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है। विकास प्रदेश का होगा तो आम आदमी का अपने आप विकास होगा। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल में ऐसा करने वाला प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, और वाकई सरकार की तारीफ करना बनता है कि सरकार ने इस कोरोना काल में भी इतना रोजगार दिया है, इतनी भर्ती प्रक्रियाएं निकाली, इतने पद जो खाली पड़े थे उन्हें भरा, ताकि कोई भी शिकायत लोगों को ना रहे। अब आने वाले समय में विपक्ष के सामने क्या कुछ मुद्दे रह जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस साल किसानों के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा था, इसको लेकर घेरा गया है सरकार को, लेकिन हर सवाल का जवाब योगी सरकार के पास है। जी बिल्कुल काजोल, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये भर्ती प्रक्रिया तो है ही। भर्ती प्रक्रिया में आपको एक रोजगार दिया जाएगा जो कि सरकारी होगा, जिसमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पर काजोल एक आंकड़ा और भी बहुत जरूरी है यहाँ पर, जो कि बताना हमारे दर्शकों को बेहद जरूरी है। जी। सपा सरकार के कार्यकाल में केवल 1500 ऐसे अधिकारी थे जिनको प्रोन्नत किया गया था, जिनकी पदोन्नति हुई थी। उसमें भी तमाम वाद विवाद हुए कि इस तरह से यहाँ पर क्या जो उस समय प्रमोशन किया जा रहा था उसमें आरक्षण को लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन जातिवाद बहुत ज्यादा दिखाया गया कि ओबीसी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बाकी जो जनरल कैटेगरी इस तरह के तमाम आरोप लगे उन पर, और इन आरोपों के बीच में लेकिन अगर हम योगी सरकार के कार्यकाल की बात करेंगे तो महज 3 साल के अंदर 6000 से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनको प्रोन्नत किया गया है, और ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत कहा जा सकता है। क्योंकि एक बार आप सोचिए कि कोई जूनियर कर्मचारी अगर अपने सीनियर के नीचे काम कर रहा है और वो देखता है कि मेरे सीनियर ने पूरी ईमानदारी, पूरी शुचिता, पूरी निष्ठा के साथ उसने काम किया है और वो प्रमोट हुआ है, तो वो भी आगे भविष्य में इस चीज के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित होता है कि मुझे भी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना है। तो इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर जो प्रोन्नति जो यहाँ पर की गई है, क्योंकि प्रोन्नत करने का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि आपने किसी का वेतनमान आपने बढ़ा दिया,
आपने किसी के उम्र को देखते हुए या उसके कार्य करने के अनुभव को देखते हुए आपने उसको एक वरिष्ठ पद दे दिया। प्रोन्नत करने में भी पूरा पूरा बजट देखना पड़ता है, क्योंकि राज्य की सरकार का एक निश्चित बजट है, उसी के अनुसार आपको वेतन भी देना है। तो किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है ये भी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि बजट और अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखकर राज्य की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और इससे भी बड़ा संकेत ये भी निकलकर सामने आता है कि सिर्फ नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आप नौकरी में भर्ती भी हो जाते हैं और अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर प्रमोशन मिलेगा। लेकिन प्रमोशन के साथ साथ डिमोशन की भी बात करना बेहद जरूरी है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्ट अधिकारी थे पुलिस में जी। जो लगभग 300 के ऊपर की संख्या थी, उनको पूरी तरह से 50 साल की जैसी उनकी उम्र पार हो गई उनको सेवा से हटा दिया गया। ये निर्देश वहां पर पुलिस के जो डीजीपी थे उन्होंने दे दिया कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इनकी रिपोर्ट सही नहीं है। लगातार ये भ्रष्टाचार और तमाम जो धीमी गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त हैं। लाल फीताशाही को इन लोगों ने खूब बढ़ाया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर भी देखिए सरकार लगातार काम कर रही है कि जो काम नहीं कर रहा उसको 50 साल के बाद हम उसको बहुत ही सम्मान के साथ उनको हम सेवानिवृत्ति दे देंगे। जी बिल्कुल आलोक जी। और एक और चीज हम देखें कि व्यक्तिगत तौर पर हम योगी आदित्यनाथ को देखें, देखिए जब भी वो नियुक्ति पत्र बांटते हैं या जब भी जनता से जुड़ते हैं, आज भी आज का उदाहरण मैं लूं तो जब नियुक्ति पत्र बांटे गए जो कि नलकूप ऑपरेटर से, उनसे सीधे तौर पर सवाल करते हैं कि आप अपनी नौकरी सही से निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, वचन लेते हैं उनसे। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब एक प्रदेश का मुखिया आपसे वचन ले रहा है कि आप अपनी नौकरी को ईमानदारी से निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है और कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोग सोचते हैं हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, हमें कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ खुद करते हैं उन लाभार्थियों से, उन अभ्यर्थियों से जो कि इसका लाभ उठाते हैं या फिर जिनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं। तो और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने स्तर से नहीं चला सकती। हमारी पूरी की पूरी जो संसद है उसमें 3 अंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी विधायिका है, वो जो हमारी कार्यपालिका है और जो हमारी न्यायपालिका है। और कार्यपालिका इसमें सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि विधायिका ने अगर कोई कानून बना दिया तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको कार्यपालिका के पास ही जाना पड़ेगा। जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, चाहे वो राजस्व के हों चाहे वो पुलिस के हों, उनके पास जब तक नियम कानून की सही जानकारी नहीं होगी, वो पूरी निष्ठा से अपना काम नहीं करेंगे, तब तक कार्यपालिका सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल। और एक बार आलोक जी मिशन रोजगार को भी समझाते देते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर मिशन रोजगार क्या है। देखिए मिशन रोजगार के तहत 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि आने वाले समय में भी जो भी युवा हैं, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो या फिर उससे ज्यादा की डिग्री उनके पास हो, वो आसानी से अलग अलग क्षेत्रों में अपने लिए नौकरी तलाश सके। जी हमारे साथ अजय शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस पूरी चर्चा में। अजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि लगातार जो सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है वो बहुत ही ज्यादा यहां पर स्वागत योग्य है, लेकिन विपक्ष का यह दावा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इस पूरे के पूरे दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए आलोक, पिछली बार भी जब जो है रोजगार को लेकर या हम यूँ कहें बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटे थे, तब भी इस तरह से जो है विपक्ष की आलोचना का शिकार होना पड़ा था और इसी तरह की बातें कही गई थी। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष की जब एक संस्कृति बन जाती है कि हमें सिर्फ आलोचना ही करनी है और हमें एक ही उसी नजरिए से देखना है और उसके अंदर हमें एक पॉजिटिविटी नजर नहीं आती है, तो उसी हम एंगल से देखते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इसको दूसरे एंगल से देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम सरकार कुछ करती हुई दिखाई दे रही है, उससे एक संदेश जा रहा है। यदि आज नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं तो कल को जो है पोस्टिंग भी होगी उसके ऊपर और लोग काम भी करेंगे, और इससे एक जो है एक जो प्रदेश के अंदर जो एक व्यवस्था बिगड़ सकती है या अराजकता हो सकती है या एक अपराध की तरफ युवा बढ़ सकता है, वो नहीं होगा। और उन युवाओं को भी संतोष मिलेगा जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे कि उनका एग्जाम तो आ चुका है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनको जो है डेपुटेशन नहीं मिला है। तो ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक कदम है। तो इसको बहुत सारे पहलुओं से समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि सन 2019 में 18 में बेरोजगारी की जो दर उत्तर प्रदेश में बहुत हाई थी, लगभग 60% के आसपास जिस तरह की चीजें हो रही थी। और तो ये जो अब सरकारी और गैर सरकारी के अंदर जो बेरोजगारी ज्यादा थी उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो प्रदेश के अंदर व्यवस्था है वो ठीक रहे। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। इसके अलावा जो एक गैर सरकारी संस्थान है वहाँ पर
रोजगार की व्यवस्था के बारे में भी उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने वहां उत्तर प्रदेश सरकार को काम करते हुए नहीं देखा है। हम सिर्फ ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ जो है सरकारी विभाग के अंदर ही देख रही है कि भाई जो पहले से पेंडिंग चले आ रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए या फिर एक नई नौकरियां उनको दी जाए और उससे जो हो जाए। लेकिन बाकी के जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं या छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं जिनको हम एमएसएमई सेक्टर की बात कर ले, वहां पर भी क्या स्थिति है, तो बहुत यहाँ पर भी उनको लेकर आने की जरूरत है, जिससे कि बेरोजगारी की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो। क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है और इसी वजह से जो विपक्ष है उसकी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। ये जो आलोचना है ये होगी और मैं समझता हूं जो अभी पैनल है हमारे साथ में वो इस बारे में कह सकता है कि जिस तरीके से आज डिजिटल संवाद हुआ है और डिजिटल संवाद के अंदर इसको पॉलिटिकल स्टंट समझा जा सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन हमारे सामने चल रहा है और उन्होंने नलकूपों को लेकर जिस तरह से महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और उसमें उन्होंने सिंधु बॉर्डर का जिक्र किया, उसमें उन्होंने किसानों को नाराज न करने की बात कही। तो कहीं ना कहीं मैं इसको बहुत सारे एंगल से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं जो इसको समझता हूं कि सरकार जो है अपने आप को किसानों का हितैषी दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि एक वो किसान है जो कि आंदोलनरत है, अपनी मांगों के लिए अड़ा हुआ है, जिसको 1% या 6% किसान मान लेते हैं। जो कहा जाता है कि वो किसान जो 6% है जो कि एमएसपी का इस्तेमाल कर लेता है पंजाब हरियाणा की, बाकी के 94% किसान जो है उसकी हम अगुवाई कर रहे हैं, उसके हम हितैषी हैं, उसको हम जो है नौकरियां भी दे रहे हैं, परिवार की महिलाओं को भी नौकरियां दे रहे हैं। तो अभी बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा होगी, चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही शानदार और अच्छा काम किया है, ये इसका स्वागत होना चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ उमाशंकर पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय पांडे हैं जो कि लाभार्थी हैं जिनको अब सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने वाला है, और अश्विनी शाही होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ प्रवक्ता सपा जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले हम चलते हैं, अश्विनी शाही आपके पास आना चाहूँगा। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, ये आपका दावा जरूर आज सामने आएगा, लेकिन अगर हम संगठित और हम असंगठित क्षेत्रों की बात करेंगे तो असंगठित क्षेत्रों पर अभी तक योगी सरकार की नजर उतनी गंभीर नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए आलोक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा किया और इंट्रो में अपने इतना बढ़िया सरकार के कामों को आपने गिनवाया विस्तार से अपने दर्शकों के लिए कि आज विपक्ष इस पर सोचने को मजबूर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार कितना काम कर रही है। आपने सारे कामों की फेहरिस्त रख दी और आपका एक सवाल आया अभी, इसमें आलोक जी का भी क्या कर रही है, अजय शर्मा जी का भी सवाल उसी में शामिल था जी। गैर सरकारी संस्थान के लिए उन्होंने कहा और असंगठित के लिए आपने कहा जी। तो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, आज से पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक बयान सुना होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है और 1.25 करोड़ रोजगार और नौकरियां बांटने जा रहा है। उसमें लगभग असंगठित क्षेत्र के लिए जो एमएसएमई और अन्य क्षेत्र हैं उसमें 40 लाख नौकरियों और रोजगार का उसमें प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हम 40 लाख लोगों को लगभग उसमें समाहित करेंगे। 25 आपने अभी कहा 25 विभाग मैं बताना चाहता हूं कि जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो है काम चल रहे हैं उसमें 25 विभाग काम कर रहे हैं हमारे। उन 25 विभागों में भी कई संगठित और असंगठित क्षेत्र को मिलाकर हम काम कर रहे हैं और हम 3 साल में जो हम सब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम 40 लाख अगर हम मकान भी दिए हैं उसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरी की बात अभी आपने बताई कि हम लोगों ने कितना दिया, आपने वर्गीकरण करके बता दिया कहाँ पर कैसे क्या दिया। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई भी सरकार रहे, श्रावस्ती एक जिला है उत्तर प्रदेश में, उसमें 200 प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे, स्कूल ऐसे थे जिसमें इतनी शिक्षक नहीं। अब ये बताइए 5 साल इनकी सरकार रही, उसके पहले अन्य सरकारें और रही, 200 शिक्षक नहीं थे, उस पर नजर की पड़ी है, उस पर पड़ी है नजर भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की नेतृत्व की सरकार की। आज शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो अब धीरे धीरे जो भी संगठित या असंगठित क्षेत्र छूट रहे हैं हमारे, इतने हमारे पद है, विपक्ष ये कहता रहा बार बार कि ये लोग जो खाली पद है उन्हें नहीं भरे हैं,
हमने अब कहना शुरू कर दिया, उनके बयान बदल गए कि हमने वांट निकाला था तो सर्टिफिकेट भी निकाल देते। आज योगी जी ने एक नई परिपाटी शुरू की कि लोग लाभार्थी वो जितने नियुक्ता है वो नियुक्ति पत्र वाले सबको नियुक्ति पत्र वर्चुअल तरीके से या अपने मंत्रियों को, विधायकों को, एमपी को। चलिए शाही जी आपके पास वापस लौटेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। पांडे जी, हर क्षेत्र में योगी सरकार काम कर रही है और हर क्षेत्र में काम करके जनता के दिल में अलग जगह तो बना ही रही है। अब ये बताइए कि 2022 में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? आप और आगे डिबेट के पहले सरकार को सर्टिफिकेट जारी कर दिया। विपक्ष को कहने के लिए आपने थोड़ा क्या सारा सर्टिफिकेट तो आपने जारी कर दिया। आपके अपने चैनल पर आपने कहा कि कानून व्यवस्था सुधर गई। आपके अपने चैनल पे प्राइम न्यूज पे कम से कम 10 बार महिला उत्पीड़न को लेकर के, अपराध को लेकर के हम लोगों ने डिबेट किया है और आपके एंकरों ने कहा इस बात को कि महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। पांडे जी, यहाँ देखिए चर्चा तो नौकरी को लेकर हो रही है। पांडे जी, आप जो गिना रहे हैं चर्चा तो देखिए, पहले सुन लीजिए। चर्चा गलत बात की बात अगर आ जाती है पांडे जी, नहीं पांडे जी, मुझे अब आप फिर एक चीज का जवाब दे दीजिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्या अपराध नहीं होते थे क्या उत्तर प्रदेश में? तब पूरी तरह से राम नहीं तो तब जब अखिलेश यादव 5 साल थे मुख्यमंत्री तब क्या राम राज्य आ गया था उत्तर प्रदेश में? आलोक जी, मैं आपको पूरी बात करवा दूंगा जी, जवाब दीजिए। पहले सर्टिफिकेट काट दिया, आप दोनों लोगों ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध समाप्त हो गया। नहीं, हमने ये कहा कि आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़ों में कमी आई है और ये एनसीआरबी बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम कोई संस्था नहीं है जो कि हम डाटा जारी करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ है कि अपराध में कमी आई है। नहीं, आप सुनिए, हाँ, आपने कईयों बार डिबेट कराया कि महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। और कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं बीच में आना चाहता हूं। आप जो है डिबेट को भटका रहे हैं, भटकाइए मत, टाइम आप खा रहे हैं इसका। ये बेरोजगारी और रोजगार के मसले पर एक चर्चा हो रही है, उसको आप अपराध में और दूसरी चीजों में लेके जा रहे हैं और आपने इसको पॉलिटिकल मंच बना दिया। जरा सी देर के अंदर पॉलिटिकल मंच मत बनाइए ना इसको, डिबेट ही रहने दीजिए ना। आपसे निवेदन है मेरा। नहीं, एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो वो तो प्राइम न्यूज तो जारी नहीं करता ना। प्राइम न्यूज के नहीं, देखिए कीर्ति जी, मेरी भी आप एक बार सुन लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों में ही ये चीज सामने आई थी, एनसीआरबी के आंकड़ों में ये बात सामने आई थी। कीर्ति जी सुनिए, एक बात सुन लीजिए मेरी भी। हाँ ठीक है। एनसीआरबी के आंकड़ों में एक चीज बिल्कुल खुलकर सामने आई थी कि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे देश में इस चीज को लेकर अव्वल बन चुका है कि यहां पर त्वरित फैसले होते हैं। इसमें अब आप सराहना करेंगे सरकार की, बताइए। नहीं, मैंने पहले दिन भी कहा था जब सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, मैंने आपके चैनल पे कहा था, कईयों बार कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार नौकरी दे रही है तो सरकार नौकरी देने अच्छा काम करे। नौकरियां किसी को जो बेरोजगार नौजवान है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल अब बनता है ना कि सरकार जब 2017 में अपना घोषणा पत्र जारी की थी तो उसने कहा था कि हर साल 7 लाख नौजवानों को रोजगार देगी सरकार उत्तर प्रदेश। उस आंकड़े के लिहाज से 4 लाख तो 4 साल में दे ही दिया प्रभु आप लोगों ने। पांडे जी, एक बात बताइए, अगर 4 साल में 4 लाख नौकरियां मिल रही हैं, 2012 से 2017 की मैं बात करूं तो यहाँ सिर्फ 2,05,000 नौकरियां मिली हैं और वो उस पर भी अभी जांच चल रही है। आप सुन पांडे जी, आप सुन ही नहीं रहे हैं। जो सुनेंगे काजोल जी, देखिए आप डिबेट का जो मुद्दा है ना उसको आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपराध की बात नहीं कर रहे हैं। अपराध एक अलग टॉपिक है, अभी रोजगार की और नौकरी की बात हो रही है। आप बताइए 2012 से 2017 तक कितनी नौकरियां आपने दी हैं? जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर साल 7 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 5 साल में 35 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 4 साल की सरकार पूरी होने जा रही है, 28 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या नौजवानों को रोजगार इतने बड़े सम्मिलित हुए उत्तर प्रदेश के अंदर? चलिए ठीक है कीर्ति जी, कुछ नाम आपको सुनने होंगे, कुछ नाम अब मैं यहाँ पर एक बार बोल देता हूँ जी। ठीक है कीर्ति जी, कुछ नाम एक बार सुन लीजिए। ठीक है
मनरेगा में रोजगार देकर के रोजगार गिना दिया गया। जी ठीक है, अब जब आरोप प्रत्यारोप की बात आ ही गई है, जब अपराध की बात आ ही गई है, कुछ नाम आपके लिए बहुत जरूरी है जानने। डॉक्टर अनिल यादव, सचिव रिजवानुर रहमान, अनिल कुमार, दिनेश चंद्र यादव, ये मालूम है कौन है? राम नरेश प्रजापति, सतई प्रजापति, ये वो लोग हैं जो यूपी पीएससी में शामिल थे, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, और इनके ऊपर सीबीआई की जांच चली। आपके कार्यकाल में इनकी भर्तियां हुई, इनकी नियुक्तियां हुई। ये अपराध नहीं है क्या? भ्रष्टाचार अपराध नहीं मानते? जांच से मुझे उनके खिलाफ सरकार जांच करा रही है। जो दूध का दूध, पानी का पानी जांच में अलग होगा, तो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन क्या इस सरकार में भर्ती में ये नहीं हुआ कि जो लोग एग्जाम नहीं दिए उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया? शिक्षकों के भर्ती में ये नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया, जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया, उनको भी नियुक्ति पत्र बांटा गया। अश्विनी जी जवाब दीजिए कि इनका तो ये आरोप है कि जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलना चाहिए उनको भी दिया जा रहा है। ये आपको नहीं पता? ये कहना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो हम इनको रोक नहीं सकते। मैं अभी देखिए, इन लोगों का आरोप इतना इस तरीके से है कि मैं अभी काजू की कीर्ति निधि पांडे जी ने जो है बाहर किसी रिक्शे वाले को 2 थप्पड़ मारा है, अब ये चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई सिर पैर है? जब सिर पैर नहीं है तो उसी तरीके से हमारे मित्र पांडे जी इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि सारे मुद्दे, चाहे वो अपराध हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वो सिनेमा का काम हो, या एयरपोर्ट का काम हो, विकास का काम हो, उद्योग का काम हो, सारे मामले छीनते जा रही है भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में। आज अभी लोक सेवा आयोग की आप लोगों ने बात उठाई, मैं कहूंगा इन लोगों के समय पर उतना बदनाम लोक सेवा आयोग ने 26,000 नौकरियां लोक सेवा आयोग ने दी अभी योगी जी के उसमें 16,000 जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिया। तो वहां से भ्रष्टाचार को हटाने का काम हम लोगों ने किया। भाई भतीजावाद हम लोगों ने नहीं रखा। हम लोग पात्र लोगों को दे रहे हैं, अपात्र को देंगे? कहीं बाहर से बुलाकर हमारा कोई योगी जी के रिश्तेदार बैठे हैं जिसको दे रहे हैं हम लोग? हमारे प्रदेश के जो 23 करोड़ जनता के बीच में जो पात्र लोग हैं, अब इन लोगों ने नौकरियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और आज वही शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है और हाईकोर्ट और बाकी न्यायालय हमारी बड़ाई कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए यही सब चीजें हैं, कोई मुद्दा नहीं है, बौखलाहट पे चिल्लाएंगे खाली। हाईकोर्ट ने आपको धक्का लगा नियुक्ति करने के लिए। चलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि विपक्ष ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश के अंदर। समय समय पर मौजूदा सरकार को चेताया, जागरूक किया, आंकड़े लेकर आए, उनको बताया क्या स्थिति है, बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। मैं चाहे वो कांग्रेस से हो या समाजवादी पार्टी से हो, तो सभी ने अपना अपना अच्छा काम किया और आज रिजल्ट हमारे सामने है और मौजूदा सरकार जो है बधाई की पात्र है, वो इस काम को कर रही है बखूबी। तो उसकी यदि आपके बातों में जोड़ूंगा एक बात अजय जी, एक लाइन की बात मैं जोड़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पिछली सरकारों ने भी अच्छा काम किया होता और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है, तो सभी हमारे प्रदेशवासियों के लिए ही ये काम हो रहा है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये लाइन जोड़ना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है और मैं बड़ा खुश हूं इस बात से। देखिए, ये अगर किसी भी सरकार के द्वारा प्रदेश में अच्छा काम होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है और इस पे मैं बधाई देता हूं अश्विनी साई जी को और आपकी सरकार को भी कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन जो गैर सरकारी संस्थान है, संगठन है या निजी क्षेत्र है, उसके अंदर बेरोजगारी जिस तरीके से है, क्योंकि लगभग 5 करोड़ लोग, 23 करोड़ आबादी की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, 5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हैं और 11वें स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है बेरोजगारी के मामले में। सरकारी नौकरियों के अलावा हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना है, उनके घर के चूल्हे के बारे में भी सोचना है जो कि हमारे प्रदेश में रहते हैं। तो उनके लिए सरकार के पास में क्या रोड मैप है? क्योंकि आप पहले होमगार्ड की जो है भर्तियां जो है बर्खास्त कर देंगे या होमगार्ड हटा देंगे 25,000 मायावती, उसके बारे में आपकी आलोचना कर देंगी, बाद में उसके ऊपर कुछ और होगा। क्या रोजगार सिर्फ जो है सरकारी नौकरियों तक सीमित रह जाएगा? नहीं, जो प्रदेश का निवासी है, चाहे वो गैर सरकारी संगठन में काम करता हो या किसी छोटे लघु उद्योग में काम करता हो या किसी लाला की दुकान पर नौकरी करता हो, उसके घर का भी चूल्हा जलना चाहिए। तो इसको लेकर जो हमारी चर्चा है, जो हमारी चिंता है, उस पर आप कुछ अपना पक्ष रखें अश्विनी जी। बिल्कुल अजय जी, आपने सवाल बहुत ही अच्छा किया है कि जो वैसे लोग हैं, जो आम जनता है, उस सेक्टर में भी नौकरियां क्या मिलेंगी लोगों को, क्योंकि
जिस तरह से आपने आंकड़ा बताया कि 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी बेरोजगार हैं। देखिए अश्विनी जी, सरकार ये कह रही है कि 50 लाख युवाओं को रोजगार देगी सरकार। मैं इस रोजगार के तहत एक बात और कहना चाहता हूं, मिलेंगी? मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अश्विनी जी हैं, अब मेरी बात वहां तक पहुंचाए कि जैसे नोएडा और गाजियाबाद शहर के अंदर है और भी शहरों के अंदर है, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या जो एमएसएमई सेक्टर में बात करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर तक नहीं देते हैं। वो पीएफ तो बहुत दूर की बात हो गई। आप ये समझ लीजिए कि जब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, उनको सैलरी नहीं मिलती है 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। और जब पुलिस के अंदर एक एफआईआर लिखवाई जाती है तो पुलिस उसके अंदर कार्रवाई नहीं करती है। तो कानून के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। यदि कोई भी नियोक्ता किसी की सैलरी नहीं देगा तो तुरंत उसके ऊपर जो है पुलिसिया कार्रवाई होगी, जेल हो जाएगी। अश्विनी जी, ये मेरा अश्विनी जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया है कि जो असंगठित क्षेत्र है, जहाँ के कर्मचारी पूरी तरह से संगठित नहीं है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो उनकी नियुक्तियों की शर्तें होती हैं, उन शर्तों के आधार पर उनसे काम नहीं होता, जो वेतनमान होता है वो नहीं दिया जाता। जबकि हमारा जो पूरा संविधान है वो अनुच्छेद 39 में इस चीज की व्यवस्था करता है कि एक सम्मानित वेतनमान होना चाहिए, सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। अगर हम समान कार्य करें तो हमको समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां अभी भी नहीं है। इसमें सरकार का क्या स्टैंड है? आलोक जी, देखिए, पहले तो अजय जी ने बढ़िया वो चीजें कहा। मैं बताना चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी। जब ये रोजगार का मामला उठा कोरोना काल में, तो जितने लोग बाहर से आए उनकी स्किल मैपिंग करने के बाद मनरेगा में लगभग 60 लाख लोगों के रोजगार सृजित किए गए। पहले नंबर पर कभी राजस्थान हुआ करता था, आज हम राजस्थान को पछाड़ कर आगे आ गए। एक ये मैं असंगठित क्षेत्र का मामला मैं बताना चाहता हूँ। 40 लाख लोगों को एमएसएमई सेक्टर में रोजगार देने की योजना पूरी है, जिस पर कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। तो ये हम धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 60 लाख और 40 लाख मिलाकर 1 करोड़ होते हैं। दूसरा, मैं अजय जी की बात करता हूँ कि ये जो भी चीजें हैं, ये मुद्दे धीरे धीरे अब संज्ञान में आ रहे हैं। आप जैसे प्रखर चौथे स्तंभ, हमारे अभी आलोक आपने 3 स्तंभ का जिक्र किया, लेकिन मैं सबसे पुराना आपकी चौथे स्तंभ की भी करना चाहता हूँ, जिस आलोक जी ने ये चीज बताया। और ये चीजें सरकार के संज्ञान में धीरे धीरे आ रही है और सरकार हर विसंगति को दूर करना चाहती है, जिससे कि हमारे प्रदेश के सभी लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, रोजगार के साथ रहे और एक खुशहाल प्रदेश हमारा प्रदेश बने। जी, तो इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई रोड मैप तो आपके पास होना ही चाहिए। कीर्तिनिधि जी, इनका तो ये कहना कि चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप लोग भी रहते हैं, आप लोग भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी पूरे के पूरे सूबे में है। आपको क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर इस तरह से रोजगार सृजित हुआ है या ये सिर्फ वादे हैं? देखिए आलोक जी, उत्तर प्रदेश की हालात को आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। लगातार जो समाजवादी पार्टी की भूमिका विपक्ष की, वो विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी अदा कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहार आ गई, कोरोना काल में 1 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल संवाद लोगों से स्थापित कर दिया। लेकिन क्या संभव है जो सरकार कर रही है? कोरोना काल में 1 करोड़ 30 नौजवानों को रोजगार मिला, मनरेगा के रोजगार को जोड़ दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ लोगों के लिए। और ये सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सबसे पहला आदेश किया था कि जो सरकारी नौकरियों में क्लास 4 के पद रिक्त हो रहे थे उससे नियुक्ति करने से बैन कर दिया। वो नियुक्ति आज भी बैन है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, सभी निकायों में 4th क्लास की नियुक्तियों को सरकार ने बैन कर दिया और आज तक तो बैन हटाया नहीं है और ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल मैंने किया कि सरकार ने कमिटमेंट किया था, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम 35 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे सरकारी नौकरियों में। आज 4 साल की सरकार बीत गई है, 4 साल में 28 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो आंकड़ा सरकार दे पा रही है वो 4 लाख तक का दे पा रही है। उसमें भी ऐसी कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिसकी परीक्षाएं हमारी सरकार में हुई थी और परिणाम इनकी सरकार में आए हैं और उसका नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें आधे नौकरियां ऐसे हैं। अब सर सवाल है कि अगर इन्होंने साढ़े
खेतों में अच्छा काम कर दिया तो अपराध कहाँ से है, बेरोजगारी कहाँ से है, अशिक्षा कहाँ से है, नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, किसान मारा फिर रहा है, किसानों के बुरे हालात है, किसानों के लिए उत्तर प्रदेश पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और हर गर्मी सरकार केंद्र की ओर से उत्तर प्रदेश की किसानों के दर्द को समझने की तैयार है। तो हालात उत्तर प्रदेश के जितने अच्छे आप बयां कर रहे उतने अच्छे है नहीं। उत्तर प्रदेश जहां तक जिन्होंने कहा भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, कोरोना काल में जो कोरोना से रिलेटेड चीजें खरीदी गई जिले जिले अलग अलग दरों में खरीदी गई, थर्मामीटर हो, ऑक्सीमीटर हो, हर जिले में भ्रष्टाचार हुआ। कीर्ति जी क्या हुआ, किसी के खिलाफ जांच हो पाई क्या हुआ? जी कीर्ति जी, आप विपक्ष हैं, निश्चित रूप से आप सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे, ये आपका हक है और इसको कोई यहाँ पर झुठला नहीं सकता है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात देखेंगे तो आंकड़े तो लगातार इस तरफ संकेत दे रहे हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय 5 साल के अंदर सिर्फ 2 लाख भर्तियां हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 3 साल के अंदर 3 लाख भर्तियां हुई। तो आपसे तो 1 लाख वो अभी भी ज्यादा हैं और महज 3 साल के कार्यकाल में अगर औसत निकालेंगे तो 1 साल में 1 लाख भर्तियां यूपी की सरकार कर रही है। तो इसमें आप तारीफ करना चाहेंगे कि नहीं? देखिए आलोक जी, पहले तो सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है। ये कार्मिक विभाग का आंकड़ा है, हमारा नहीं है। सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है और 4 साल में 1 लाख पद ऐसे हैं जिसका परीक्षाएं हम करा चुके थे, परिणाम निकल चुके थे, उसके नियुक्ति पत्र केवल इस सरकार में बांटे हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग के तमाम विभागों के पद थे जिसकी परीक्षाएं हो चुकी थी, उसके परिणाम के बाद नियुक्ति पत्र सरकार बांटने का काम किया। क्या इस सरकार से सवाल नहीं होगा? ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए कि आपने 35 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, केवल 4 लाख नौजवानों को अब तक रोजगार आप दे चुके। ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए। ठीक है। देखिए पांडे जी, सवाल तो आपसे भी बहुत बनते हैं क्योंकि आप भी एक समय में सत्ता में रहे थे, चाहे वो 2012 से 17 तक की सत्ता हो, तब आपने नौकरियां कहाँ दी थी, कितनी दी थी और जो भर्तियां आपने की थी उसमें भी लगातार जांच चल रही है। तो सवाल तो आपसे भी बनता है क्योंकि लगातार आप अब सवाल उठा रहे हैं, तो हम भी सवाल उठा सकते हैं या सत्ता सवाल उठा सकती है? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने भी नौकरियां दिया था और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया था। अगर हमने आगरा एक्सप्रेसवे दिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया था तो लखनऊ के अंदर मेट्रो भी हमने दिया, लखनऊ के अंदर हमने इकाना स्टेडियम भी बनाया, लखनऊ के अंदर वेदांता का ब्रांच भी बनाया, हमने जेपी नायक सेंटर भी बनाया, जेपी सेंटर भी बनाया। हम लगातार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते काम आधे अधूरे कोई पूरा नहीं कर पाए ये लोग। एक्सप्रेसवे सारे काम आधे अधूरे भाई। उत्तर प्रदेश में अश्विनी जी कुछ अपना जवाब देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जितने कार्यक्रम गिना रहे हैं हमारे मित्र पांडे जी, सारे आधे अधूरे। कैंसर अस्पताल बना खड़ा कर दिया, चालू नहीं किया, मेट्रो बना खड़ा कर दिया, उद्घाटन कर दिया, चालू नहीं किया, स्टेडियम बना खड़ा कर दिया, चालू नहीं किया, मैच कौन करवाएगा? ये सब चीजें जो है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आधा अधूरा जो है, उसमें शाम को 7 बजे कैसी होती थी, कोई चीज नहीं था, ना लाइट था ना कुछ था, वो किसने पूरा किया? तो ये गिनाने की बात नहीं है। और पांडे जी, आप लोगों की सरकार हो या हमारी सरकार हो, मैं बहुत खुले मन से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई सरकार एहसान नहीं करती है, उसको करना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। आप लोग आंकड़े गिनाने में आंकड़े की बाजीगरी करते हैं। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ कि आपकी सरकार ने अपने कामों में उदासीनता रखी, कामों को पूरा नहीं किया और आज जो काम सरकार कर रही है उस कामों को आप लोग कह रहे हैं गलत। ये निंदनीय है, इसको कहना चाहिए। जो हमारी अच्छाई हो उसको कहना चाहिए। आपकी अच्छाई अगर कोई होगी तो जरूर मैं खुले मन से स्वीकार करूंगा, लेकिन सभी 23 करोड़ जनता के लिए हमें सभी सरकारों को काम करना चाहिए और जिससे प्रदेश की प्रगति हो। आप लोगों का काम, अगर कोई चीज होता है तो प्रदेश की निंदा शुरू करा देते हैं, कहीं पर कुछ होता है प्रदेश की बुराई शुरू कर देते हैं। ये विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम सरकार के कामों का नहीं, सरकार के गलत कामों का विरोध करना है, न कि सरकार के हर काम का विरोध करना है। आप लोग एक निम्न स्तर पर उतर के विरोध मत करिए। आप प्रदेश का कोई भी अगर बेहतर काम हो रहा है तो खुले मन से उसकी प्रशंसा करिए। अजय जी, अश्विनी जी की बात से एक बात निकलकर सामने आती है कि देखिए राजनीति की मर्यादाएं कहां से कहां तक पहुंच चुकी हैं कि अगर सरकार
कुछ नहीं कर रही होती है तब तो चलिए ठीक है, सवाल उठाना बेहद ही लाजमी होता है। लेकिन अगर सरकार कुछ करती भी है तो भी लगभग एक समान सुर लगातार विपक्ष का पूरी की पूरी सियासत में सुनाई देता है। ये कितना सही है? देखिए, एक मानसिकता बन चुकी है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइंडसेट हो चुका है कि हम विपक्ष में तो हमें तो आलोचना ही करनी है और कटु आलोचना करनी है। और जब हम एक इसी नजरिए से देखते हैं तो एक स्वस्थ विपक्ष या स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बन पाता है। इसीलिए मैंने बीच में उस बात को काट के कहा था कि आप साधुवाद के पात्र हैं, आपने अच्छा जो है अपने विपक्ष का रोल निभाया है। यदि आज प्रदेश सरकार एक अच्छा काम कर रही है तो आपको कहना चाहिए ठीक है, हमारी वजह से आपके साथ आपने ये काम किया है। अगर हम अच्छा विपक्ष नहीं होते, हम जागरूक नहीं करते रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। अब जो मुद्दा उठा रहे हैं उसके ऊपर भी उन्हें आगे बात करनी चाहिए। तो विपक्ष को भी थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष जो है वो प्रदेश हित में बैठा है। व्यक्तिगत हित की राजनीति को छोड़कर या पार्टी की राजनीति को छोड़कर कि हमें सिर्फ हर हाल में आलोचना करके या लेट डाउन करके जो है सत्ता में वापसी करनी है। जैसे कि कहा जाता है कि सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है, तो चुनाव जीतने की जो एक टारगेट है, उद्देश्य है, उससे बाहर निकलकर प्रदेश हित में, जनहित में सोचना चाहिए कि अगर हम राजनीति प्रदेश हित में तो कर रहे हैं, जनहित में तो कर रहे हैं। यदि हमारी राजनीति से प्रदेश को फायदा हुआ है, मैं तो समझता हूं कि आज की डिबेट को दूसरे ढंग से ले लेना चाहिए था। विपक्ष को उनको कहना चाहिए था कि आज हमारी वजह से आज इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि हम इस मुद्दे को नहीं उठाते, हम सड़कों पर नहीं उतरते, हम टीवी डिबेट में इस मुद्दे को नहीं उठाते, तो शायद प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार इतने भी रोजगार मुहैया नहीं कराती। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय कुमार लल्लू ने मामला उठाया हो या अखिलेश यादव सरकार की पार्टी ने इस मामले को उठाया हो, सुनील सिंह साजन हो, तमाम ये इस तरह की सभी लोगों ने उठाया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आपको इसको इस तरीके से देखना चाहिए। मेरा कहने का पर्पस यह है कि नजरिया बदलने की बेहद आवश्यकता है। आलोक, जो आपका सवाल था वो यही था कि नजरिया बदलने की बेहद आवश्यकता है। जब तक पॉलिटिशियंस का नजरिया नहीं बदलेगा तब तक देश का, राज्य का या जनता का हित नहीं होगा। कीर्तिनिधि जी, ये इन्होंने बहुत अच्छी एक ये जो बात बोली पूरे पूरे विपक्ष के लिए कि ये विपक्ष की भी तो एक तरह से जीत मानी जा सकती है कि चलिए ठीक है, रोजगार दिया, सरकार ने दिया, वो उसका कर्तव्य है। वो कोई बहुत बड़ी अगर ये सरकार बोले कि हमने एहसान कर दिया है जनता के लिए, ऐसा भी नहीं है, वो उसका नैतिक कर्तव्य बनता था जो कि सरकार ने किया। लेकिन जो आपने किया जनता के लिए कि लगातार आपके प्रवक्ता हो, आपके कार्यकर्ता हो, आपके नेता हो, सड़कों पर उतरे, लोगों की आवाज उठाई, बार बार बेरोजगारी के मुद्दे को आपने हर जगह पर, हर मंच से आपने रखा है, तो ये तो आपकी भी जीत हुई ना। आलोक जी, बच्चों लगातार अजय जी की बात करता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार विपक्ष ने सचेत किया। आज वही बात तो मैं कह रहा हूँ, 4 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। अब सुनील साहिब जी बैठे हैं, इनके पास इनका घोषणा पत्र हो तो ठीक है, नहीं तो इनका घोषणा पत्र मैं रखा हूँ, मेरे पास है, और उसमें बाकायदा इन्होंने 35 लाख नौजवानों को रोजगार की बात कही। लेकिन 4 साल तो सरकार जब पूरे हो गए और 4 लाख ही नौजवानों को अगर रोजगार मिल पाया तो बाकी 31 लाख नौजवानों को रोजगार कब तक मिलेगा? इसमें सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और वो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पूंजीपति देश भर के उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसकी फंडिंग कराई गई और सबने कहा था कि किसी ने 10,000 करोड़, 35,000 करोड़, 50,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश में 4 साल के अंदर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ? कोई बड़ी फैक्ट्री लगी? कोई बड़ी योजना आई जिससे नौजवानों को रोजगार मिल पाए? हाँ, कोई फैक्ट्रियां तो नहीं आई, लेकिन जो सबमिट हुआ उसमें फूल खरीद में घोटाला हुआ, उसमें जो होटल बुक कराए गए बड़े बड़े उसमें घोटाले हुए, जो सबमिट कराए गए वो घोटाले का केंद्र बन गया। और आज तक उस घोटाले पर भी जांच नहीं करे उत्तर प्रदेश सरकार। अश्विनी जी, ऐसा क्यों है कि जो लगातार योगी सरकार दावा करती है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टर समिट करके हम लाखों करोड़ रुपए लेके आए, हमने सैमसंग की यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है, हम यहाँ पर फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, आखिर इन सब की जानकारी विपक्ष से कैसे नहीं पहुंच रही है? इतना कम संवाद क्यों है आपका विपक्ष के साथ? बहुत बड़ा सवाल है कि विपक्ष के साथ संवाद नहीं है। जी। ये जो है इतना बड़ा आरोप, सरकारें काम करती हैं विपक्ष के साथ,
एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, पूरे देश की बात बताना चाहूंगा आलोक जी आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी की याद लीजिए किसी भी मुद्दे पर वो विपक्ष के सभी नेताओं को, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को वेबिनार करके इस समय सबसे एक बार जुटते हैं, सबसे बताते हैं अपनी चीजों को और राय लेते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार ऐसी चीजें की, लेकिन अगर ये आरोप है तो आरोप तो कुछ भी हो सकता है। हम कर रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं, और इसका आरोप लगाना कि ये बताते नहीं है, तो भाई अगर बताने की बात है तो मंत्रालय को हम बताते हैं, अपने अधिकारियों को बताते हैं, अपने मंत्रियों को बताते हैं, सबको बताने के बाद हम अपनी जनता को बताते हैं। देखिए शाही जी, आरोप तो है ही, साथ ही साथ सवाल भी है आपसे कि आप ये बताइए कि आप कितनी योजनाएं लेकर आए हैं और कितनी भर्तियां आपने की है, आम जनता के लिए आपने किया है। ऐसे तमाम सवाल हैं पांडे जी के जो लगातार वो आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, क्योंकि काजोल जी, पांडे जी की आवाज मेरे तक बहुत क्लियर नहीं पहुंच रही है, लेकिन तो उनकी चीजें मैं नहीं सुन रहा हूँ। आप लोग जो कह रहे हैं मैं उसी को सुन पा रहा हूँ। तो पांडे जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टर सबमिट किया, सभी सरकारों ने किया, उसमें मैं बताना चाहूंगा 1 लाख करोड़ से ऊपर के उद्योग इस समय प्रोसेस में हैं, जो कि लगने के करीब हैं। ये बताना चाहूंगा आपको। अगर नहीं आपको पता है तो पांडे जी को मैं एक अपना सलाह दूंगा कि आरटीआई में मांग ले सरकार से, हमारी सरकार औद्योगिक विकास मंत्रालय जो है सतीश महाना जी का, वहां से मांग ले क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये उनको हमारी एक मित्रवत सलाह है। शाही जी, एक और सवाल है। शाही जी, एक और मेरा सवाल ये है कि 37 विभागों में अभी भी कई पद ऐसे हैं जो खाली हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या प्रक्रिया है, आगे क्या है, फिर क्या प्लान है सरकार का? जो ये 5 साल है तो हम देख ही रहे हैं, अगर सरकार सत्ता में आती है 2022 में तो आगे फिर क्या प्लान रहेगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस जो 1.5 साल बचा है इसमें और ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की कगार पर और तेजी के साथ बढ़ेगा? काजोल जी, आपको मैं बता दूं, सितंबर में ही इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था कि जो भी विभाग हैं उसमें जितनी भी रिक्त पद हैं उसको देखकर पद जितने हैं सृजित करके 6 महीने के अंदर उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। उसमें काम चालू हो चुका है और आने वाले 2-4 महीनों के अंदर आप देखेंगे कहां कहां हमारे यहाँ रोज तो कहीं ना कहीं भर्तियां निकल रही हैं हर विभागों में। रोज देखिए अश्विनी जी, सरकारी आंकड़े, सरकारी विभाग, उसके ऊपर चर्चाएं चलती रहेंगी और वो चिंगम की तरह होती हैं, उसमें कुछ निकलने वाला है नहीं। आप कहेंगे हम जो भर्तियां कर रहे हैं वो होती रहेंगी, ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। मेरा जो एक बेसिक सा सवाल था, जो चिंता थी, वो 5 करोड़ लोगों के बारे में थी जो कि बेरोजगार हैं, और उसके बारे में सरकार ने आश्वासन तो दिया है रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उनका वेतनमान के बाद उनको वो मिल जाए समय से। 2-2 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, कभी भी निकाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उनको जो है बेसिक जो सुविधाएं होती हैं एक एम्प्लॉय के पास में, वो नहीं दी जाती हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं आपसे कि आपसे यानी कि सरकार से कि आप कुछ ऐसा सुनिश्चित करें कि ये जो नौकरियों पर रखे जाते हैं लोग, इनको तनख्वाह समय से मिले और इनको बेसिक सुविधाएं मिले, और ये जो तनख्वाहों में कटौती होती है या जरूरत से ज़्यादा श्रम कराया जाता है, शोषण होता है, वो जो है नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है। आप चाहें तो इसको अपने एजेंडे में शामिल कर लें, इस पर रणनीति बनाएं, क्योंकि वोटर तो वो भी है ना आपका, वो भी तो आपके प्रदेश में रहता है ना। सिर्फ सरकारी लोगों को नौकरी देने से प्रदेश खूबसूरत और अच्छा नहीं बनेगा, उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा। तो मेरा जो चिंता है वो यही है कि यानी कि समाज के अंदर आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी जिसको वो नौकरी करने जाता है, चाहे वो किसी लाला की दुकान पर नौकरी करने जाए या किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग में नौकरी करने जाए या किसी कंपनी में नौकरी करने जाए, जहां पर उसको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, उसको तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिए और उसको ये ना कहा कल से मत आना। तो ये जो चीजें हैं और उसके जो डर होता है नौकरी चले जाने का, जिसके ऊपर वो जो है शोषण करवाता है और रिक्वेस्ट करता रहता है सर मेरी नौकरी दे दीजिए, और उसको जैसे ऑफिस आता है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट से बात कर लो, आज एचआर से बात कर लो, आज वो छुट्टी पर है, अगर तुम्हें पीएल नहीं मिलेगा, तुम्हें सीएल नहीं मिलेगा, तुम्हें मेडिकल लीव नहीं मिलेगा, और उसका अगर तुम नहीं जाते हो तो हमारी तनख्वाह कट जाएगी। एक ठोस रणनीति की जरूरत है। अजय जी, इसका एक ही जवाब है मेरे पास, श्रम कानूनों में बदलाव किया।
या आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश ने श्रम कानूनों में बदलाव क्यों किया? हमारे यहाँ इन्वेस्टर आ रहे थे, उनको कुछ तकलीफें हो रही थी, जो तकलीफें हो रही थी उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमने बदलाव किया। अगर उन तकलीफों से दूर होने के बाद जो वहां पर रोजगार के कल कारखाने लगते हैं, रोजगार वहां पर सृजित होता है, तो ये हमारे 5 करोड़ की जो परिकल्पना है बेरोजगारी आपने जो कहा वो दूर होने की, वो हम दूर करने में बहुत हद तक सफल कीर्ति जी जी और इसके लिए आप नोएडा गाजियाबाद के पुलिस चौकी थानों से डाटा निकलवा लीजिए कितने एम्प्लॉयज ने FIR लिखवा रखी है। बिल्कुल कीर्ति जी, आपका सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं कहूंगा इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है कीर्ति जी, इस पूरी की पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी विपक्ष के ऊपर आज आई है, और वो जिम्मेदारी आपके ऊपर यह है कि जो लगातार असंगठित क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। क्या एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप उनकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाते हैं? जवाब दीजिए इसका। आलोक जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने कहा था कि विपक्ष से संवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब कोरोना काल के संकट से गुजर रही थी तो हमारे नेता अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस दौर में भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, विपक्ष के नेताओं से वार्ता नहीं किया, विपक्षी नेताओं से कोई सुझाव नहीं किया और लगातार उत्तर प्रदेश कोरोना काल के संकट से गुजरता रहा। ये निश्चित रूप से जी ने सवाल खड़ा किया, ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। सदन चलेगा तो सदन के अंदर भी ये सवाल उठेगा और उन मजदूरों को भी, उन कर्मचारियों को भी सुरक्षित करने की व्यवस्था सरकार से कही जाएगी, सरकार से मांग की जाएगी सदन के अंदर कि जो कर्मचारी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में हैं, सिर्फ और सिर्फ सदन क्यों कीर्ति जी, सड़कें भी आपके पास हैं, सड़कें भी आपके पास हैं, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, आप उनका भी सहारा लीजिए ना इसमें, क्योंकि इसमें सच में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, तभी सरकार को भी समझ में आएगा। चाहे आप सत्ता में आ जाइए, चाहे कोई भी सत्ता में रहे, लेकिन सरकार को, कोई भी जो सरकार के रूप में उस समय बैठा उसको समझने की अब जरूरत है कि सिर्फ 5,000 की नौकरी दे देना नौकरी नहीं होती है। सरकार की स्थिति ये है कि किसान 14 दिन से धरने से बैठा है और जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कह दिया कि 7 तारीख से हम लोग भी किसानों के पक्ष में आंदोलन करेंगे जी, तो किसान के पक्ष में आंदोलन की घोषणा क्या हुई? अखिलेश यादव को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया और हमने समर्थन क्या किया? उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हमारे नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। ये सरकार विपक्ष की सुनने वाली नहीं, ये सरकार विश्वासवादी रास्ते पे चल रही है। ये लोग तो भरोसा नहीं करती, जब यही काम इनके साथ बंगाल में होता है। चलिए पांडे जी, जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा कि ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, आप शुरुआत तो कीजिए, आप घर घर जाने की शुरुआत तो कीजिए, आम जनता तक जाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए, तो आवाज अपने आप सरकार तक पहुंच जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता ने यही कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाएंगे, हम 4, 5, 10 कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, तब तक पुलिस अरेस्ट कर ले रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर ले रही है, पुलिस घर से निकलने नहीं दे रही है। ये दमन के पांडे जी देखिए, टीम बनानी पड़ेगी और सही ढंग से लोगों तक पहुंचना होगा। अगर आप इकट्ठा होकर आप बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और जवानों के साथ भिड़ंत करेंगे तो वो चीज सही नहीं लगती है। अश्विनी जी, ये तो पांडे जी की पार्टी की पुरानी आदत है। क्या अखिलेश यादव को कन्नौज जाने का अधिकार नहीं? क्या अखिलेश यादव को आजमगढ़, गोरखपुर, गाजियाबाद जाने का अधिकार नहीं? वो विपक्ष के नेता है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या उनको उत्तर प्रदेश के ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अधिकार नहीं? जो उनको घरों में नजरबंद किया जा रहा, ये सरकार की हिस्सेदारी और जनता का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बहस बहुत जरूरी थी और ये बहस इसलिए भी जरूरी है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ सभी लोग महात्मा गांधी के पास गए और उनसे पूछा कि हमने संविधान तो तैयार किया है, इसको हम लागू कैसे करेंगे। महात्मा गांधी ने उस दिन एक मंत्र दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि जिस दिन पूरे देश में सबसे नीचे पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचने लग जाए, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा संविधान सफल हो गया है।
यहां पर विपक्ष और पक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कानून बने, जो भी प्रावधान लाए जाएं, उसका पूरा का पूरा लाभ निचले पायदान तक पहुंचे, तभी आप सफल हो पाएंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में सिर्फ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।